दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन दूंगा, 3 सूचनाएं दूंगा, दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। और ये तीनों वीडियो हृदय विदारक है। आपका मतलब मन खुश हो जाएगा और एक तरफ ये भी हो जाएगा कि हाँ, सैनिक का जीवन क्या है। तो ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करूँगा। पहली हमारी जो चर्चा होगी, पहली मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको कि सेना के जवान को नहीं मिली छुट्टी तो सटक गया दिमाग और सीओ को मारी गोली। हाँ साथियों, ये सच्ची न्यूज़ है और ये आरपीएफ के जवान की है। मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से सीओ ने उनको छुट्टी नहीं दी और सीओ ने उनको किस तरह की बातें कही। सीओ ने उनको ये बोला कि तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ा, मेरे पैर पकड़ और मेरे सामने रो, तब मैं छुट्टी दूंगा। तो साथ ही उस जवान ने कुछ भी नहीं देखा, सीधा कनपट्टी पे गोली लगाई और सीधा सीओ को सुला दिया नींद की मौत। तो ये सैनिक की गलती नहीं है साथियों। जब भी कोई अफसर अधिकारी अपने आप को ये मानने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। जवान के पीछे देश चलता है। और इससे आगे ऐसे भी अफसर मैं बताऊंगा, उनकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा जो जवान को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये थी हमारी सैनिक की कहानी। और फिर उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ना भगोड़ा हूँ, ना मैं डरता हूँ और ना ही मैं गद्दार हूँ। मेरी शादी होने वाली थी, मुझे देखने वाले आने थे और सीओ साहब ने मुझे छुट्टी नहीं दी। 8 महीने से मैं बीमार चल रहा था, ना मुझे खाने को दिया, मतलब ना खाना खा पाता था, ना कुछ कर पाता था। और मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। मैंने उसको गोली मार दी, वो इसी के लायक था। तो साथ ही ये वीडियो देखें कि किस तरह से जाके हॉस्पिटल में अफसरों ने उसका बयान लिया और उन्होंने क्या कहा। बटालियन में रिकॉर्ड है डिफाल्टर बनाने का। मैं डिफाल्टर नहीं बना। इन्होंने मेरी रात को कहीं बार ड्यूटी चेक की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डिफाल्टर बना, इनकी मर्जी से डिफाल्टर नहीं बना। जब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं क्या करता है, तो खुद को गोली मारता या सामने वाले को मारता। लेकिन अब मैं साहब इसलिए उनको गोली मारी, अपने आप को जिंदा इसलिए रखा, मैं अपने आप को भी मार सकता था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं इस बात को रखूंगा ताकि इस फोर्स का या तो नियम चेंज हो या मेरे जैसा एक दूसरा ना हो। अच्छा, वो जोगिंदर कहाँ पे था? सर वो मेरा दोस्त था, वो मेरठ का था। उसने मेरे को रोका, मैंने उसको कहा, धक्का भी दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे ही वो भागे, इसी साहब राउंड लिया गार का, तो वो ऐसे आ गया, मैं ऐसे था। गाड़ी तिरछी थी तो रिकोचिट होकर गोली उसको लगी। नहीं तो वहां इतने आदमी थे, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, सिर्फ एक आदमी टारगेट था। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, तसल्ली से यहाँ रख के गोली मारी, मुझे बड़ी तसल्ली। लेकिन मैं तो मरूंगा, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे और कांस्टेबल हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। मुझे पता है फांसी तो होनी है। नहीं था, मेरी तो जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने। आपसे बोला हमने, अपने कमांडेंट साहब से बोला, साहब अब मैं बताओ, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ड्यूटी करूँ, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मेंटली। मैं एसीओ तक गया, लेटर लिखे, 6 महीने तक पुटअप नहीं हुआ, जबरदस्ती मैं चैम्बर में घुसा। सीओ साहब के चैम्बर में, हमारे राजीव वर्मा साहब जी सर, उनको मैंने सारी बात बताई। मुझे छुट्टी नहीं मिली जी सर, सी कंपनी में शादी नहीं मिली। शादी होने कहाँ दी साहब, मुझे 8 महीने छुट्टी नहीं पड़ा साहब। मैं 2015 का हूँ सर, 1/8/2015 जी सर, प्रोविजन पीरियड पूरा हो गया साहब। मैंने सहन बहुत किया, लेकिन अब सहन नहीं पड़ा। क्या तो मैं खुद मरता या मैंने उसको मार दिया और अब मैं लड़ूंगा। मरूंगा तो मैं वही मरना फिर भी था, अब कुछ करके तो मरूंगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से इस जवान को कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है। इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसा ही होना चाहिए और ये जवानों की गलती नहीं है, अफसर्स की गलती है। तो अफसर्स ने इससे इंटरव्यू में पूछा, हॉस्पिटल में बयान लिए कि आपने ये गलत किया, सीओ का परिवार बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरा परिवार बर्बाद नहीं हुआ, क्या सीओ का ही परिवार बर्बाद हुआ। तो इस तरह की मानसिकता वाले अफसर्स जो है बहुत खतरनाक होते हैं और उनको खामियाजा भुगतना होता है।
तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक सैनिक को, वरना साथियों कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता, उसको ये तो पता था कि सीओ को मारने के बाद तू नहीं बचेगा। तो उसकी माँ भी बुरी तरह से रो रही थी कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। उसने अपनी माँ का भी हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई कि मैंने जो किया अपने सोच विचार से किया और सही किया, ऐसे अफसरों का यही अंजाम होना चाहिए। तो अगली मैं आपको बताऊंगा कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी घोषणा, जनरल साहब की बात दिल से निकली। कहा आज मैं चीफ हूँ, यदि मेरा कोई जवान, मेरी यूनिट का कोई भी जवान यदि मेरे ऑफिस में आता है तो भले बेशक अफसर खड़े हों, मैं अफसरों से पहले उस जवान को प्रायोरिटी देता हूं और अपने ऑफिस में अपने सामने चेयर पे बैठाता हूं, क्योंकि जो भी मैं आज हूं वो सिर्फ जवानों की बदौलत हूं। और जवान ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए हुए हैं। तो जवान को सबसे बड़ी जो पहल की है जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कि जवान सर्वोपरि है और जवान के पीछे देश है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरा जवान सामने आता है। तो उनके एक सूबेदार मेजर साहब है गोपा साहब, तो वो जब भी कहीं बाहर यूनिट में जाते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है कि ऑफिसर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, तो इतने बड़े पदाधिकारी होने के नाते वो अपने सूबेदार मेजर साहब गोपा साहब को भेजते हैं और सभी यूनिट्स में जवान से रूबरू, मतलब बिल्कुल जैसे और जवान एक होते हैं, तो उनसे वो भेज के अपने दिल की बात जवानों की पूछते हैं। उन्होंने कहा कि जवान है तो देश है और जवानों के पीछे ही मैं हूँ। तो ये भी उनके बयान में सुनवाता हूँ कि इतनी बड़ी बात कही, दिल से छू जाने वाली बात कही, इतने बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इतना सम्मान किया है जवान का। तो ये वीडियो देखे उन्होंने किस तरह से जवान का सम्मान किया। भी कोई भी मेरी यूनिट का जवान जब भी आता है, मैं आज चीफ हूं लेकिन वो आता है तो हमेशा, चाहे मेरे बाकी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आके वो सामने की सीट पे बैठे, क्योंकि आज जो मैं भी हूं किसी भी उसमें वो मेरी यूनिट के काम, जिस यूनिट ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया उसके काम। तो मैं कितना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त करूं, मेरा जवान सारों को जो चिट्ठी लिखी मेरे जनरल्स को, उसमें मैंने 3 टेस्ट लिखे, मामा टेस्ट, बाबा टेस्ट, जवान टेस्ट। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट ये शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक में दिए, यू कैन विन। जो तीसरा टेस्ट है मैंने, आप जिंदगी में जो भी करो, आपकी माताजी, आपके बच्चे और आपका जवान जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, ये बताना चाहूंगा कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हम लोग बोलते हैं। जितना मुश्किलातें आती है उतने हमारे शरीर में और मानसिक ताकत बढ़ती जाती है, और यही चीज है जो फौजी का सबसे बड़ा एक, मैं कहना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो अभी तो मैंने आपको से बताना चाहूंगा कि मेरी यूनिट 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, और वो यूनिट भी मई के महीने में जाके सियाचिन में डिप्लॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मुश्किलातों में लोगों को आप रखते हो तो जो उसके आपसी संबंध बनते हैं वो ज्यादा प्रगाढ़ बनते हैं। आपका लक्ष्य आपके सामने है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। और दूसरा, आप अगर साथी के साथ हो तो उसमें एक जवान लड़का उनको हेल्प करता है और वो उसको हेल्प करता है। उसी प्रकार से जब क्रॉस कंट्री होती थी तो क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन जो मेरा साथी था वो एयरफोर्स का था, गुजरात का था वो, हम दोनों कदम मिला के दौड़ते थे। तो जब आप साथी हाथ बढ़ाना एक पुराना गाना है, तो जब आप साथ में दौड़ते हो, कदम में दौड़ते हो, आपको पता नहीं लगता 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कैसे खत्म होता। तो अगर साथ अच्छा हो ना तो सफर बहुत अच्छे से कट सकता। अगर लीडर अच्छा हो तो निराश लोगों की टुकड़ी में भी आप ताजगी कर सकते। सबसे बड़ी सीख ये। दूसरी सीख मिली थी कि अगर आप बॉर्डर एरिया में सिविलियंस के साथ आपका तालमेल अच्छा है तो वो आपसे बड़े सैनिक बन के दिखाएंगे। 62 की लड़ाई में जो बॉर्डर एरिया में लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की थी। भाव है कि रगड़ा जो है वो मानसिक स्थिति, अगर आप उसको प्लेवे मैनर में लोगे तो उसमें कोई बात ही नहीं। आपका शरीर धीरे 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 उस
ताकत को अपने में समेटता जाता। आप देखिए, आप लोगों ने एक पिक्चर सुनी होगी, विजय 69, कितनों ने सुनी है पिक्चर? देखी तो लोगों ने नहीं होगी। ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म कलाकार है अनुपम खेर। अनुपम खेर जी का नाम किसने किसने सुना है? सारों ने सुना? वो 24 दिसंबर को मेरे ऑफिस में आए और मैं उनको बहुत ही हाई पेडेस्टल में रखता हूं, क्योंकि उनके जो रोल होते हैं बहुत ही अहम रोल हो और वो हमेशा जिंदगी में आपको कोई ना कोई सीख देके जाए। तो उन्होंने मेरे से पूछा, सर आपने विजय 69 देखी? बोला भाई देखो, मूवी हॉल तो मैं पिछले 2-3 साल से नहीं गया हूं। बोला OTT में आ गई। तो वापस आके उसके अगले दिन ही मैंने मूवी देखी। उस मूवी में 69 ईयर्स का एक नौजवान, बुढ़ा नहीं नौजवान, 69 ईयर्स का नौजवान क्या करता है? रेस दौड़ता है, साइकिलिंग करता है, स्विमिंग करता है और कंप्लीट करता है। तो दो चीज। जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी का संदेश, जवानों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया। और अंत में मैं साथियों आपको अब एक ऐसी वीडियो दिखाने जाता हूं, ऐसी एक जांबाज की वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको कारगिल युद्ध में 17 गोली लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भारत माँ का लाल, जिसका मतलब परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया। उनका नाम है मेजर उपेंद्र सिंह यादव, जो कि कारगिल युद्ध में 1999 में कारगिल युद्ध में अपने एक 7 साथियों के साथ गए। 6 साथी वहीं शहीद हो गए, लेकिन ये किस तरह से वहाँ से बच के आए, कितनी हिम्मत और हौसले से इन्होंने काम लिया, जिसकी वजह से इनको परमवीर चक्र मिला। तो KBC के इंटरव्यू में इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनवाता हूँ, वीडियो ध्यान से सुने। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, बेड बड़ी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, तो जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। वाह क्या बात। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका
तो कोर्ट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। वो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था, वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, जाऊं तो जाऊं कहां। तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा, मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उनको उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बाकी साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला ठीक है, पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूँ? कहा सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। क्या है सर? आपने देखा एक ऐसे हीरो की कहानी, फिल्मों में तो हीरो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये रियल हीरो है। और ऐसे सैनिक को, ऐसे भारत के सपूत को हम सलूट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा साथियों।